नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 आरएस चैनल पर। और उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल भी रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे और उसमें हमारे काफ़ी सारा सिलेबस हो भी गया है। और आज उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इससे पहले ये टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा टाइमली, और दूसरा ऐसे लेवल पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आरएस के एग्जाम में आती है, क्योंकि ये उन्होंने बनाई है जो आरएस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं होती है। अगर किसी भी हम देश की बात करें या अगर हम प्रदेश की बात करें, तो किसी भी प्रदेश के विकास के लिए और मुख्य रूप से मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव संसाधन मतलब जो मनुष्य हैं उनके विकास के लिए जो सबसे ज्यादा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले एक पार्ट में हम शिक्षा पढ़ेंगे और दूसरे स्वास्थ्य से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा। अब शिक्षा को हमने इन 5 भागों के अंदर बांट लिया ताकि हम शिक्षा को आराम से पढ़ सकें। तो शिक्षा के बारे में सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा, जो कक्षा 8 तक जो शिक्षा होती है वो होती है प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में जो कक्षा 12 तक की शिक्षा होती है वो होती है माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद में जो कॉलेज लेवल पर शिक्षा होती है वो शिक्षा उच्च शिक्षा होती है। और उसके बाद में प्रबंधकीय और तकनीकी शिक्षा है, और फिर एक अलग से टॉपिक है चिकित्सा शिक्षा। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं वाला चैप्टर है उसके अंदर जो शिक्षा वाला सेक्शन है उसे हमने आराम से डिवाइड कर लिया ताकि हमारे समझ में आ जाए और जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको भी हम आराम से डिवाइड कर सके। तो हमने शिक्षा को कैसे कैसे किया। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसको लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। फिर पढ़ेंगे हम माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च शिक्षा, उसके बाद में प्रबंधकीय और तकनीकी शिक्षा, और सबसे लास्ट में चिकित्सा शिक्षा। तो इस तरह से हम इसे कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कि कक्षा 8वीं तक की शिक्षा, कक्षा 8वीं तक की शिक्षा। ठीक है, इसमें मेनली हम कक्षा 8वीं तक की शिक्षा को शामिल करते हैं। और ये जो आयु है जो हमारे एक्ट के अंदर भी लिखी है, आरटीई एक्ट के अंदर ही बता रखी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो शिक्षा लेते हैं या 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो शिक्षा लेते हैं उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। अब 6 से 14 उम्र का मतलब है कि कक्षा 1 से सरकार ये मानती है कि 6 वर्ष का बच्चा होगा ना वो कक्षा 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले की जो प्राइमरी क्लासें होती हैं, जो एलकेजी यूकेजी या प्री प्राइमरी नर्सरी, वो इसके अंदर काउंट नहीं होती है। सरकार ये मानती है, यह सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का है तो उसे कक्षा 1 के अंदर होना चाहिए। तो 6 से 14 का मतलब है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आती है। अब इस शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और उन प्रयासों में आर्थिक समीक्षा के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है वो हम आराम से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसके लिए योजनाएं कौन सी है। सरकार ने क्या काम किया है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना चलाई है। इस योजना के तहत सरकार ने क्या कहा कि सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जो सरकारी स्कूलें हैं उन सभी सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क किताबें दी जाएगी। ठीक है, उनको किताबें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में पढ़ने वाले सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सरकार निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद में जो और एक महत्वपूर्ण योजना है वो है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस दौरान अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना उनके होने की वजह से उनके जीवन की क्षति होती है तो इसके लिए सरकार के द्वारा बीमा भी करवाया जाता है। और ये किसके लिए है, सभी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के बच्चे। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी, ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और स्पेशली पर्पज के लिए बनाई जाती है। ये हम आगे विस्तार से इनको पढ़ लेंगे, आप अभी नाम याद रखें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फिर मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, इन दोनों प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्लस जो गवर्नमेंट स्कूल जो आपके और हमारे आसपास होती है, गाँव के अंदर होती है, शहरों में भी होती है, उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने के मकसद से कि अगर दुर्घटना में उनके साथ कुछ होता है तो उसका बीमा उनको उपलब्ध करवाने के मकसद से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है।
इसके बाद में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। देखिए मैट्रिक का मतलब होता है 10th, मैट्रिक का मतलब क्या होता है 10th। तो 10th से पहले इसी का मतलब हुआ प्री मैट्रिक। तो 10th से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे की कक्षाओं में, उनमें से SC ST OBC MBC इन बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी प्रदान की जा रही है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर पाएं। ठीक है। इसके बाद में सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जो विधवा या परित्यक्तता महिलाएं हैं, जो विधवा और परित्यक्तता महिलाएं हैं, जिन्हें हम साधारणतः एकल महिला भी कहते हैं, इन महिलाओं को सरकार ये कह रही है कि आपको हम संबल प्रदान करेंगे। और उस योजना का नाम क्या है? विधवा परित्यक्तता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री संबल योजना, और ये विशेष तौर पर इन एकल महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि जो महिलाएं DLED ये डिप्लोमा होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। तो अगर एकल महिला ये डिप्लोमा करती है तो सरकार उसके बदले आपको एक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, और वो वित्तीय सहायता कितनी है? 9,000 रुपए की। आ गया समझ में? यदि एकल महिला प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनिवार्य डिप्लोमा जो 2 वर्षीय होता है वो करती है निजी शिक्षण संस्थान से, तो सरकार ऐसी महिलाओं को 9,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी ताकि इस क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और कार्यक्रम चलाया गया है, भामाशाह सम्मान समारोह। देखिए भामाशाह, जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो भामाशाह का नाम आता है, और भामाशाह बहुत बड़े दानदाता के रूप में हमारे सब में, इस राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में वो सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सरकारी स्कूलों के अंदर सहायता दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो वहाँ पर कमरे बनवा रहे हैं, वहाँ पर जैसे टेबल है, कुर्सी है, लाइट, इनकी व्यवस्था कर रहे हैं स्वेच्छा से। ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से स्कूलों के अंदर इंफ्रा डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। देखिए दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए ये समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो ये भी एक अच्छी पहल है जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद में राजस्थान सरकार ये भी प्रयास करती है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य की भी रेगुलर जांच हो, और अगर उनमें कोई कमी है तो उनकी दवाएं दी जाए और वो स्वस्थ रहें, क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे ना तभी तो स्कूल आएंगे। अगर वो टाइम टाइम पे बीमार पड़ रहे हैं तो वो स्कूल कैसे आएंगे? तो इसके लिए भी सरकार ने राजकीय और गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। सरकार के द्वारा कैंप लगाया जाता है स्कूलों में, और वहां पर बच्चों का स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखिए बाल वाटिका क्या होती है। जैसे सरकारी स्कूल होती है ना, उनके अंदर क्या होती है, आप जाओगे सबसे पहले जो बच्चा जाएगा 6 साल का, तो 6 साल का जो बच्चा जाएगा उसे कक्षा सीधा 1 के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। वहां पर प्री प्राइमरी, नर्सरी, LKG, UKG ये क्लासेस नहीं होती है। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है अब कि हम बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा भी उपलब्ध करवाएं, और नई शिक्षा नीति तो इस बात का प्रावधान भी करती है कि आप बच्चों को सीधा स्कूल में लेके जा रहे हो, उससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर या आसपास जो छोटे छोटे केंद्र बनाए हुए उनमें आप बच्चों को 1 साल लेकर जाओ, ताकि वो बच्चे स्कूलों को लेकर सहज हो सकें, ताकि जब वो पहली क्लास में जाएं तो पढ़ाई को लेकर सहज हो सकें। तो जो पहली क्लास में जाने से पहले की जो शिक्षा है, जो हम कहते हैं प्री प्राइमरी शिक्षा है, उस शिक्षा को देने के लिए बाल वाटिकाओं की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी कक्षा 1 से पहले की जो कक्षाएं हैं, ताकि बच्चा तैयार हो, अच्छे से स्कूल में जाए, सहज हो, बच्चा डरे नहीं, स्कूल में जाके सहज हो जाए वहां पे टीचरों के साथ, किताबों के साथ। इस प्रयास के लिए सरकार ये काम कर रही है। और इसके तहत 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 1 साल के लिए बाल वाटिकाओं में भेजा जा रहा है। अब बाल वाटिकाएं क्या होती है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ बाल वाटिका खोल दी, तो वहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ खिलौने होते हैं, वहाँ पर वो अक्षरों के टाइप के खिलौने होते हैं ताकि आप ABCD सीखो, 1 2 3 क ख ग, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। तो 4 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, 1 साल के लिए ये बाल वाटिका के अंदर बैठते हैं, और उद्देश्य यही है कि आपको पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रदान की जाए, ताकि जब आप स्कूल में पहली क्लास में जाएं तो आप सहज हो सके। ये प्रयास है बाल वाटिका के रूप में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद में देखिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, इसका नाम है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, NAS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये सर्वे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है,
भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है जो हमारी आर्थिक समीक्षा में लिखे हुए हैं। देखिए ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये 3 साल में एक बार आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? 3 साल में एक बार। तो 2021 में आयोजित हो गया, तो अगला कब आयोजित होगा? 2024 के अंदर। ठीक है, आ गया समझ में कि ये 3 वर्षीय है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 3 साल में एक बार किया जाता है। मकसद क्या है? 2 चीजों पर यह सर्वेक्षण करता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना लर्निंग आउटकम है, यानी बच्चों को जब हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कितना समझ में आ रहा है, वो उस मैथ को कितना समझ पा रहे हैं, वो इंग्लिश को कितना समझ पा रहे हैं, वो हिंदी को कितना समझ पा रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम का पता लगाने के लिए, यानी उनके सीखने की कितनी क्षमता है, कितना वो सीख पा रहे हैं वो, और उनका हेल्थ कैसी है, इन 2 चीजों का पता लगाने के लिए स्कूलों के अंदर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे आयोजित किया जाता है उसका नाम है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS, और हर 3 साल के अंदर ये आयोजित किया जाता है। अब देखो ये किया जाता है CBSE के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन CBSE आती है, और CBSE और NCERT इस CBSE की मदद करती है। NCERT CBSE की मदद करती है और CBSE पूरे देश के अंदर ये सर्वेक्षण करती है हर 3 साल में एक बार। ठीक है, कहाँ कहाँ इसमें कौन कौन सी स्कूलें आएंगी? केवल सरकारी आएंगी? नहीं, इसमें सरकारी तो आती हैं, इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें और निजी स्कूलें। इसका मतलब यह है कि सभी प्रकार की स्कूलें, जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलें हैं, इसके अलावा जो निजी स्कूलें बच गई वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। तो इसके बारे में हमें 3-4 चीजें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, मेंस में आ सकता है। पहली बात, ये सर्वे का आयोजन कौन कराता है? तो आयोजन कराता है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि ये 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तीसरा हमें याद रखना है कि इसमें क्या क्या पता लगाया जाता है? तो बच्चों की सीखने की क्षमता या लर्निंग आउटकम, सीखना, और उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो डेटा होते हैं, ये इन दोनों चीजों को लेकर इसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है। चौथा, ये सर्वे करने वाली एजेंसी कौन है? CBSE इसे करती है, और इसके लिए NCERT इसे सहायता प्रदान करती है। और इसमें स्कूल कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें सारे के सारे सरकारी स्कूल शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो शामिल हैं वो हैं निजी स्कूल। तो सभी प्रकार के स्कूल इसमें शामिल हैं। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी सर्वेक्षण संबंधित। अंतिम सर्वेक्षण 2021 में हुआ था, आयोजन करता है शिक्षा मंत्रालय, 3 वर्ष में एक बार होता है। सीखने यानी लर्निंग आउटकम और स्वास्थ्य को लेकर इसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है। जो सर्वे आयोजित करने वाली एजेंसी है वो CBSE और NCERT से सहायता प्रदान करती है, और इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है सर्वेक्षण के प्रति, और ये आप यकीन मानिए ये मेंस में जरूर आएगा, प्री में भी ये जरूर आ सकता है। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारा एक छोटा सेक्शन था, वो पूरा हो गया है। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देखिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का नाम है समग्र शिक्षा कार्यक्रम। अब समग्र शिक्षा का मतलब यही होता है कि सभी को शिक्षा पहुंचे, यानी सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से। और कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक और माध्यमिक, यानी 10वीं तक। ठीक है, माध्यमिक का मतलब हो गया 10वीं तक। तो सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, इसका नाम है समग्र शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम। समग्र शिक्षा कार्यक्रम का मकसद यही है कि सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इसमें उद्देश्य लिखे हुए भी हैं। उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतरों को कम करना। अब देखिए सामाजिक और लैंगिक अंतर क्या है? जैसे गांव के अंदर क्या होता है, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके बच्चे स्कूलों के अंदर कम आ पाते हैं। तो समाज के वो वर्ग जिनके बच्चे कम आ रहे हैं, उन वर्गों को भी शिक्षा तक जोड़ना। और दूसरा क्या है कि आप देखोगे कि जो बच्चे स्कूलों में ज्यादा है बजाय बच्चियों के, क्योंकि गांवों के अंदर बच्चियों को पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लिंग के आधार पर जो विभेद है शिक्षा के अंदर, और समाज में जो अलग अलग वर्गों को लेकर विभेद है, उन विभेदों को समाप्त करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद में शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिकता को बढ़ा देना, यानी स्किल डेवलपमेंट कराना भी इस समग्र शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तभी तो व्यवसायिकता बढ़ेगी। इसके बाद में जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, 2009 के अंदर ये विधेयक
यह बिल पारित किया गया था, कानून बन गया था और 2010 से ये हमारे प्रदेश में लागू हो गया था। तो इसको जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इस समग्र शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या DIET पहले होते थे, इनको सशक्त बनाना ताकि ये अच्छी तरह से काम कर सके, ये भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये 5 इसके उद्देश्य हैं, मोटे मोटे कॉमन उद्देश्य हैं, इनमें से कोई बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेंस में हमारे ज़्यादा काम आएंगे, प्रीलिम्स में डायरेक्ट इनमें सवाल आना हमारे पास नहीं। फिर समग्र शिक्षा कार्यक्रम को राजस्थान में लागू करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है, उसका नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ये आप याद रख लें, ये पूछा जा सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है, उस अभियान को राजस्थान में लागू करने के लिए किस परिषद का गठन किया गया है या किस संस्था के द्वारा उस कार्यक्रम को राजस्थान में लागू किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ये एक संस्था है जो समग्र शिक्षा अभियान को राजस्थान के अंदर लागू करती है। उसके जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ये काम करती है। इसका पंजीयन हुआ था 2020 में, नई संस्था है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य यही है कि ये एकल राज्य क्रियान्वयन समिति है, यानी ये अकेली समिति है जो समग्र शिक्षा अभियान को राजस्थान में इंप्लीमेंट करेगी। और जो खर्चा है इस योजना के अंदर, जो जितना भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी जितना भी खर्चा इस योजना को लागू करने के अंदर आता है उसमें से 60% भागीदारी तो केंद्र सरकार की है और 40% भागीदारी इसमें राज्य सरकार की है। तो ये आपको याद रखना है कि परिषद कौन सी है जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है और रेशियो क्या है। तो ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बहुत अच्छा अधिनियम है। इसके तहत क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा, सबसे पहली बात तो इसमें क्या किया गया है, केवल प्रारंभिक शिक्षा को कवर किया गया है, केवल प्रारंभिक शिक्षा को, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा चाहिए केवल उसे ही हमने इसके अंदर शामिल किया है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि RTE एक्ट केवल प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, ये 2009 के अंदर संसद द्वारा पारित किया गया था। तीसरा है 1 अप्रैल 2010 से राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें इसके बारे में याद रखनी है। केवल प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस करता है। 2009 में संसद के द्वारा ये बिल पारित कर दिया गया और 2009 के अंदर ये कानून बना और हमारे प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से ये कानून लागू हो गया। और इसमें प्रावधान क्या है कि निजी स्कूलों के अंदर भी, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण किया जाना है। निजी स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित रखनी है, निजी स्कूलों में भी। ठीक है, ये इसके प्रावधान है। तो ये 4 चीजें आप याद कर लोगे तो RTE से संबंधित प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, हम इसे पढ़ भी लेते हैं। देखिए, अधिनियम जब भी कोई बन जाता है, जब हम योजनाएं पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने अधिनियम पढ़ा था। अधिनियम बनने का मतलब ही क्या है कि आप किसी वर्ग को अधिकार दे रहे हो। अगर आप किसी, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है RTI, उसके तहत क्या है कि आम नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब उसे अधिकार है, वो अधिकार से जाके मांग सकता है, उसे विधिक अधिकार है। ऐसे ही ये शिक्षा का अधिकार बच्चों को अधिकार दे रहा है कि आप शिक्षा प्राप्त करोगे। ये जिम्मेदारी है सरकार की, ये वैधानिक दायित्व सरकार का है और ये वैधानिक कर्तव्य या संवैधानिक कर्तव्य है पेरेंट्स का, क्योंकि ये मूल कर्तव्यों के अंदर भी शामिल किया गया है इसे। तो ये पेरेंट्स का मूल जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संसाधन उपलब्ध कराएं। और बच्चों का अनुच्छेद 21 का जब आप संविधान का पढ़ोगे तो उसके तहत ये अधिकार है बच्चों का कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के मध्य जो प्रारंभिक शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को प्राप्त करें, वो शिक्षा उनको दी जाए, ये उनका अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 का या 21A के अंदर उनका अधिकार है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पॉइंट पे। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंदर संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ और हमारे प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 यानी 2010 का जब नया सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल को, उस सेशन के अंदर इसे लागू कर दिया गया। और इसमें सबसे जो मजबूत प्रावधान है वो क्या कहा गया कि निजी विद्यालयों में भी कमजोर और वंचित वर्गों के लिए 25% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कक्षा 1 है और कक्षा 1 के अंदर किसी स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं तो उसमें से 25 सीटों पर जो एडमिशन होंगे वो गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के किए जाएंगे। तो ये प्रावधान भी निजी स्कूलों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, पढ़ लिया वो एक्ट, अच्छा था, उसके बारे में आप जरूर याद रखें, वो मेंस में, प्री में, निबंध में कहीं भी हमारे काम आ सकता है।
इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है, मैंने जब योजनाएं आपको पढ़ाई थी विस्तार से 3 पार्ट के अंदर, इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुख्यमंत्री का नाम आने का मतलब है कि ये योजना राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, ये योजना राज्य सरकार की योजना है। इसका मतलब है इस योजना में जितना भी खर्च होगा ना, वो पूरा का पूरा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, या उसमें से कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं 2021-22 में बजट घोषणा थी, और उस बजट घोषणा के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 8 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2 सेट ड्रेस के प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, कक्षा 1 से 8 होनी चाहिए, सरकारी स्कूल होना चाहिए, तो 2 सेट दिए जाएंगे। और इसमें जितना भी खर्चा आएगा उसमें जो रेशियो होगा केंद्र सरकार राज्य सरकार का, वो 60-40 के अनुपात में रखा जाएगा। यानी इस योजना का 60% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। योजना ये राजस्थान सरकार की ही है। ठीक है, कक्षा 1 से 8 राजकीय विद्यालय और 2 सेट ड्रेस के प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय हैं, ये हम पढ़ भी रहे थे, पीछे इनका नाम भी आया था, मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 इंपोर्टेंट स्कूल हैं और ये विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका, ये पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि दोनों के दोनों जो विद्यालय हैं ये बालिकाओं के लिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो शिक्षा, अगर आप साक्षरता दर देखेंगे राजस्थान के अंदर, तो पुरुषों की साक्षरता दर तो 70% के आसपास है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, वो है केवल और केवल 52%। तो देखिए ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बहुत नकारात्मक संकेत है हमारे राजस्थान के लिए कि महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ बहुत कम है। अब मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि देखिए जब एक महिला पढ़ लेती है, जैसे मान लीजिए एक महिला पढ़ लिख गई, तो जब वो महिला जिस परिवार के अंदर जाएगी तो आप देखना उस परिवार में सारे के सारे वो शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उस महिला को शिक्षा का महत्व पता है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर हम एक महिला को पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हम पूरे के पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। अपने आसपास भी आप देखना, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि आसपास वही परिवार सबसे ज्यादा आगे होंगे या वही परिवार सबसे ज्यादा विकसित होंगे जहां महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, जहां महिलाओं को शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं या बालिकाओं को शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं ना, वही परिवार सबसे अच्छे होंगे, सबसे ज्यादा डेवलप होंगे, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। आप ही अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर लेना। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और समाज के विकास के लिए, समग्र रूप से विकास के लिए भी महिलाओं को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य के लिए 2004 के अंदर तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 2005 में मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है। देखिए ऐसी बालिकाएं जो फीस नहीं दे सकती हैं, या दुर्गम क्षेत्रों में रह रही हैं, या अत्यंत गरीब परिवारों की है और उसे काम करना पड़ रहा है, स्कूल में नहीं आ पा रही है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले गए राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य भी क्या है कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय, यहाँ पर क्या है, हॉस्टल भी है। ठीक है, दोनों ही आवासीय विद्यालय हैं ये। तो वहां पर बालिकाओं को एक तो स्कूल मिल रही है कि स्कूल के अंदर पढ़ने को मिलेगा, फिर वहीं स्कूल के कैंपस में ही वहां पर हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में उनका खाने का और रहने का प्रबंध होता है। तो बालिकाओं का कोई इसमें खर्चा नहीं आता, उनके पेरेंट के ऊपर कोई इसके ऊपर आर्थिक बर्डन नहीं पड़ता। ऐसी ही बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने के लिए, प्लस दूसरा जो बालिकाओं ने क्या किया कि पहले स्कूल में तो थी लेकिन वो किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसी बालिकाओं को भी इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसी बालिकाएं जो विषम परिस्थितियों में रह रही हैं, अत्यंत गरीब हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रह रही है, उन बालिकाओं को रेजिडेंशियल या आवासीय स्कूल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना हुई थी 2004-05 के अंदर। अब देखिए 75% तो इसमें ऐसी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं हैं। तो इन बालिकाओं को आपको पता है कि आनुपातिक रूप से इनका शिक्षा का स्तर कम है, इन बालिकाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा 25% जो बीपीएल परिवार की बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को यहाँ पर एडमिशन के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आ गया समझ में। 75% तो ऐसी बालिकाओं के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं जो बालिकाएं एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी या और बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं। इसके अलावा जो दूसरा 25% का हिस्सा है वो बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए रखा गया है। ठीक है, और ये है इसका नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आवासीय विद्यालय है, हॉस्टल और स्कूल दोनों की सुविधा मिलती है। इसके बाद में आपको पता होगा कि अलवर और भरतपुर के पास में राजस्थान का जो बॉर्डर है
वहां पर जो एरिया आता है वो कहलाता है मेवात, क्योंकि वहां मेव जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो वो एरिया एजुकेशन के रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। विकास के अगर आप प्रोस्पेक्टिव से देखें या विकास के मानकों के आधार पे देखें तो वो एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उस एरिया में विकास करने के लिए, और विकास देखिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है किसी भी एरिया का विकास करना हो तो सबसे जो बढ़िया चीज़ है, इफेक्टिव चीज़ है, वो है शिक्षा। अगर शिक्षा का स्तर वहाँ ऊंचा हो गया ना तो अपने आप उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट आ जाएगा। और शिक्षा में भी मैंने आपको बताया, अगर वहाँ महिला शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया ना तो आप यकीन मान के चलो कि पूरे के पूरे एरिया का समग्र विकास होगा। अगर किसी क्षेत्र के अंदर, अगर किसी एरिया के अंदर महिलाएं या बालिकाएं पढ़ लिख लेती है ना तो आप यकीन मान के चलिए कि उस एरिया का या उस क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो इसी सोच के साथ भारत राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किया कि मेवात क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का स्तर खराब है, तो उस क्षेत्रों के अंदर, ये मेवात क्षेत्र के अंदर और विशेष तौर पर ये अलवर में है सारी की सारी, वर्तमान में 10 ये मेवात स्कूलें हैं और सारी की सारी अलवर में है क्योंकि वो मेवात के एरिया में आता है। तो मेवात क्षेत्र में बालिकाओं को हॉस्टल और स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई है और ये 2005 के अंदर शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में 10 हैं और 10 के 10 कहाँ हैं? अलवर के अंदर कार्यरत हैं। ठीक है, आ गया दोनों का समझ में? दोनों स्पेशल वर्गों के लिए है और 2004 और 2005 में शुरू हुए हैं। तो एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार के माध्यम से। इसके अलावा कौन कौन सी पहल की गई है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा? तो देखिए 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हमने पढ़ लिए अभी, वो संचालित किए जा रहे हैं। उनमें लगभग 40,460 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं। कहीं भी नामांकित नहीं हुई, यानी जो अभी तक पढ़ी नहीं हुई है, या ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय छोड़ के चली गई है, उन बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर प्राथमिकता दी जा रही है। यह भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में राज्य में 10 मेवात बालिका विद्यालय कार्यरत हैं और उनका मकसद क्या है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके अंदर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित देना। तो ये आगे सर्वे में अलग से दिया हुआ था, तो वो भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा देखिए शैक्षणिक किशोरी मेला, ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखो किशोरी और शिक्षा से संबंधित कि बालिकाओं में शिक्षा से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए जो मेले लगाए जा रहे हैं उन्हें किशोरी शैक्षणिक मेले या शैक्षणिक किशोरी मेले कहे जाते हैं। और ये विशेष तौर पर विज्ञान और गणित इन विषयों में रुचि जगाने के लिए किए जाते हैं। अब जनरली हम ये देखते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो इन दो सब्जेक्टों के मामले में कम है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो विशेष तौर पर, तो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी लड़कों की अपेक्षा थोड़ी कम है। तो विज्ञान और गणित जैसे तार्किक विषयों के अंदर बालिकाओं का संख्या बढ़ाने के लिए, उनका अनुपात बढ़ाने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए शैक्षणिक किशोरी मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद में देखिए मीना राजू और गार्गी मंच, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम भी इनकी यूनिक है और ये पूछे भी जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये क्या काम करते हैं। देखिए मीना राजू और गार्गी मंच, ये क्या है? बच्चों का समूह है, विशेष तौर पर बालिकाओं का समूह है। जैसे 4-5 क्लासों की बालिकाओं ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उसका नाम रख लिया मीना राजू मंच। ऐसे ही 2-3 क्लासों की बच्चियों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उसका रख लिया गार्गी मंच। तो ये बच्चियां क्या करती है? ये कल्चरल इवेंट करेगी या उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेज रही, वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि बच्चियों को भेजो, उनसे निवेदन करेगी। तो समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए और बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने के लिए जो एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों का ही समूह बनाया हुआ है, उन समूह का नाम क्या है? एक का नाम है मीना राजू मंच और एक का नाम है गार्गी मंच। आ गया समझ में? इसे पढ़ भी लेते हैं कि सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए, जैसे जो बाल विवाह है ये इसे रोका जाए, दहेज प्रथा को रोका जाए, या बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी बच्चियों को वापस स्कूलों में लाने के मकसद से कक्षा 6 से 8, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को शामिल करके मीना राजू मंच की स्थापना की गई है। अब आ गया होगा समझ में? कक्षा 6 से 8 केवल बालिकाएं वो मिलकर बनाएगी मीना राजू मंच। मकसद क्या है कि समाज को सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया जाए और उनसे दूर किया जाए। दूसरा, जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है उन्हें वापस स्कूल की तरफ लाया जाए, ये मकसद है। 6 से 8 तक की बालिकाएं मिलकर बनाएगी मीना राजू मंच और इससे ऊपर की जो बालिकाएं हैं, कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाएं, वो बालिकाएं गार्गी मंच बनाएगी। मकसद दोनों मंचों का एक ही है,
मकसद दोनों का एक ही है कि सामाजिक मुद्दे हैं उन पर जागरूकता लाई जाए, कुरीतियों को खत्म किया जाए और बालिकाएं जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उन्हें स्कूलों की तरफ लाने के लिए पेरेंट्स को प्रेरित किया जाए। इस मकसद से मीना राजू मंच और गार्गी मंच की स्थापना की गई है। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं तो बनाएगी मीना राजू मंच और कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाएं बनाएगी गार्गी मंच। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप इसे जरूर याद कर लें, अच्छी तरह से स्टार लगा लें इस पे, इसे अच्छी तरह से याद करना है। चलें आगे। ठीक है, बालिका शिक्षा हेतु नवाचार, तो नवाचार भी बहुत सारे किए जा रहे हैं ताकि बालिकाएं वहां स्कूलों में आ सके। और नवाचार अगर नई चीज होती है ना तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, तो सरकार ने यह भी प्रयास किया है। और सरकार ने एक नई योजना चला रखी है सक्षम, जिसमें बच्चियों क्या किया जाता है, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें उन्हें जूडो कराटे ये बताया जाता है कि अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ की घटना होती है तो आपको उसमें कैसे रिएक्ट करना है, या अगर आप कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो जहां आपको डर लगता है तो वहां आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो इस तरह की चीजें जो बालिकाओं को सिखाई जाती है वो सक्षम कार्यक्रम के अंदर सिखाई जाती है, और इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अब जब सक्षम सुरक्षित महसूस करेंगी बालिकाएं तभी तो उनका नामांकन बढ़ेगा ना। अगर बालिकाओं को स्कूल में आने में डर लग रहा है या रास्ते में कुछ उन्हें छेड़छाड़ी का डर लग रहा है तो बालिकाएं स्कूल कम आएंगी। तो इसी समस्या के निदान के लिए सक्षम एक पहल शुरू की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में देखिए जेंडर ऑडिट। जेंडर ऑडिट क्या होती है? ऑडिट का मतलब ये क्या होता है? जांच करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? जांच करना। ठीक है, अगर केवल ऑडिट आता है तो इसका मतलब है कि खातों की जांच की जा रही है, जो हमारे वित्तीय लेन देन के खाते हैं उनकी जांच की जा रही है। लेकिन अगर शब्द जुड़ गया जेंडर ऑडिट तो इसका मतलब है कि महिलाओं के संबंध में जांच की जा रही है कि महिलाओं पर बजट कितना आ रहा है। जैसे हमने बजट के अंदर पढ़ा था जेंडर बजट, तो महिलाओं के लिए अलग से बजट मिले, उनके लिए अलग से योजनाएं चलाई जाए, इसके लिए जेंडर बजट आता है। अब जेंडर ऑडिट अगर हम शिक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि महिलाएं शिक्षा से कितनी जुड़ी हुई हैं, स्कूलों के अंदर बालिकाओं की भागीदारी कितनी है और उनके जो सीखने का स्तर है वो कैसा है, इसकी जांच करने के लिए जेंडर ऑडिट की जा रही है। ठीक है, तो जो 5 आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले जो थोड़े पिछड़े जिले होते हैं, कौन कौन से? बारां, धौलपुर, करौली, सिरोही, जैसलमेर, और ऐसे जिले जिनमें शिक्षा के अंदर जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, यानी बालक तो वहां बहुत ज्यादा है लेकिन बालिकाओं का भागीदारी कम है, उन जिलों के अंदर नामांकन बढ़ाने के लिए ये जेंडर ऑडिट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जेंडर ऑडिट से हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां महिलाओं का नामांकन शिक्षा में कम है। उन जिलों का पता करके वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, इसके लिए जो पहल की जाती है वो की जाती है जेंडर ऑडिट। ठीक है, इसके बाद में सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है आदर्श विद्यालय योजना। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, सरकार क्या चाह रही है कि एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो अपने आप में आदर्श हो, एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो अपने आप में आदर्श हो। आदर्श का मतलब क्या है कि एक विद्यालय का चुनाव कर लिया ग्राम पंचायत के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालय का चुनाव कर लिया, अब वहां पर देखिए पूरे भवन को कलर किया जाएगा, वहां पर अलग से टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, शिक्षक सारे उपस्थित तो वो किए जाएंगे, यहाँ पर खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और जो पढ़ाई का स्तर है वो भी ऊंचा उठाया जाएगा। तो ये स्कूल एक मॉडल स्कूल बन गया। अब जो आसपास के जितने भी स्कूल है ना वो सब इस स्कूल से प्रेरणा लेंगे कि हाँ यार हमारे स्कूल में भी ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो और आसपास के लोग भी देखेंगे कि यार हाँ हमारे एरिया के जो अंदर स्कूल है ना उसको भी हम ऐसा ही बनाएंगे। तो ये भावना जागृत करने के लिए और एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आदर्श विद्यालय योजना शुरू की गई है। इसमें क्या किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 9,886 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों और शहरी क्षेत्रों के स्तर पर 289 विद्यालयों को चिन्हित किया गया और इन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में, यानी हर पंचायत के अंदर सरकार का प्रयास है कि हर पंचायत के अंदर एक स्कूल को तो हम मॉडल स्कूल के रूप में बनाएं ताकि उस पंचायत के जो अन्य स्कूल हैं वो उस स्कूल से प्रेरणा लें, उससे सीखें और वो भी अपने यहाँ पर इस तरह के सुधार लेके आएं। इसके लिए ये आदर्श विद्यालय योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल योजना। तो ये योजना पहले चलती थी, अब लोकप्रिय नहीं है क्योंकि अब आपको पता है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल आ गए। सबसे पहले ये चलती थी और इस योजना में क्या होता था, देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल योजना ये राजस्थान सरकार की पहल थी और ये अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हुआ करते थे, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल थे ये। और इसमें क्या होता था, साइंस भी स्ट्रीम होती थी, इंग्लिश मीडियम का स्कूल, साइंस स्ट्रीम, और सिलेबस किसका चलता था, सीबीएसई का या एनसीईआरटी का। तो सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ में साइंस इसमें स्ट्रीम होती थी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते थे। इन स्कूलों को कहा जाता था स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल।
तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा पहले चलाए जाते थे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते थे, साइंस स्ट्रीम भी इनमें होती थी और इनमें सीबीएसई का संबद्धता थी, यानी एनसीईआरटी की बुक्स इसमें चलती थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। लेकिन अब आपको पता है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, इसलिए इनका महत्व थोड़ा कम हो गया। इसके अलावा देखिए शाला दर्पण पोर्टल है। ये शाला दर्पण पोर्टल क्या काम करता है कि जो सारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उस स्कूल के बच्चों का सारा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा उन बच्चों को कौन कौन सी स्कीम का लाभ मिलना है वो भी शाला दर्पण पोर्टल पे आता है। इसके अलावा टीचर्स कौन कौन से हैं उनका भी रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा एक जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उसे हम कहते हैं स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली या एकीकृत शाला दर्पण। ठीक है, एकीकृत शाला दर्पण या स्कूल सूचना प्रबंध प्रणाली एक ऑनलाइन या डिजिटल पहल है जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, पढ़ाने वाले टीचर्स का, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। उनके संबंध में जो योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है और किस किस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा वो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए ये पहल चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि सरकार की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उन सभी लाभकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी इस शाला दर्पण के माध्यम से हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और शाला सिद्धि। शाला सिद्धि क्या है? राष्ट्रीय स्कूल मानक और मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने की एक पहल है। तो स्कूलों के अंदर जो सुधार हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर सुधार कितने कितने हुए उनका मूल्यांकन करने के लिए भी शाला सिद्धि नामक एक पोर्टल है जो ये मॉनिटर करता है कि किस स्कूल में कितने कितने संसाधन हैं, कितने कितने संसाधनों की जरूरत है और उस स्कूल के अंदर संसाधनों का क्या स्तर है। ठीक है, इसके बाद में देखिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो टीचर्स होते हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, नो डाउट वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत एग्जाम पास करके आते हैं, बहुत मेहनत के बाद आते हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो उन्हें भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती रहती है। ये जरूरत होती है कि उन्हें वापस से ट्रेनिंग दी जाए ताकि नई नई चीजें उन्हें भी सीखने को मिले। तो इसी उद्देश्य से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और हमारी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर आई है वो भी ये कहती है कि समय समय पर टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रदान की जाए, नए नए इनोवेटिव तरीके उन्हें बताए जाएं बच्चों को सिखाने के, ताकि जो लर्निंग आउटकम है या बच्चों की सीखने की क्षमता है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, आ गए समझ में। इसके बाद में कार्य पुस्तिकाएं, जैसे जो वर्क बुक होती हैं या वर्कशीट होती हैं वो प्रदान की गई थी बच्चों को। जैसे आपको पता है कि कोरोना के दौरान क्या था कि स्कूलें तो बंद हो गई थी। अब उस समय सरकार को ये चिंता थी कि हमारी जो स्कूलें हैं वो 1 साल 1.5 साल 2 साल से लगभग बंद चल रही है, तो बच्चों का जो सीखा है बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, तो हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है फिर जब वो स्कूलों में आए तो उनको कुछ भी याद नहीं रहे। तो इससे बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि वर्क बुक, जैसे वर्क बुक क्या होती है कि जैसे उसमें लिखा रहता है एक सवाल और उसी के नीचे फिर स्पेस होता है कि आप उसमें, जैसे अपने आरएस मेंस की बुक आती है ना, आरएस मेंस के अंदर जो हमारा पेपर आता है उसमें प्रश्न लिखा रहता है, फिर नीचे खाली जगह होती है। तो इस तरह की बुकलेट बनवा के राजस्थान सरकार ने वितरित कराई घर घर, ताकि बच्चों को पढ़ाई से वो जुड़े रह सकें। इस कार्य पुस्तिकाओं या वर्क बुक के माध्यम से बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें। ये वर्क बुक थी जो कोरोना के अंदर स्कूल बंद होने के बाद में बच्चों को बांटी गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी शिक्षा के अंदर कौन कौन से कदम चलाए जा रहे हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था शाला दर्पण एक बहुत महत्वपूर्ण आईटी का प्रयोग है, एक शाला सिद्धि हमने पढ़ा था। तो ये 2 पोर्टल तो हमारे राजस्थान सरकार में अंदर चल रहे हैं जो कि आईटी के माध्यम से शिक्षा के अंदर नवाचार या शिक्षा के अंदर नई चीजों को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार ने 3 पोर्टल और बना रखे हैं जो आईटी के माध्यम से शिक्षा को जोड़ना है। तो आईटी और शिक्षा का जो संयोजन है ना वो इन 3 माध्यमों से और संपादित हो रहा है। एक है हमारी क्लिक योजना, एक दीक्षा राइज पोर्टल, एक है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो ये 3 अभियान हैं जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। यानी आईटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में 3 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम है क्लिक, एक का नाम दीक्षा राइज और एक का नाम है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। चलिए बढ़े आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिक योजना क्या है। तो क्लिक योजना है, देखिए कक्षा 6 से 10 तक के जो बच्चे हैं, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लिक योजना चलाई जा रही है। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्लिक क्या होता है। क्लिक का मतलब जब माउस, कंप्यूटर का माउस है उसको दबाते हैं तो क्लिक होता है, उसी को क्लिक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों को जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देने के लिए, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लिक योजना का संचालन किया जा रहा है।
फिर है दीक्षा, और दीक्षा का मतलब क्या है, डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग राइज पोर्टल। तो दीक्षा राइज पोर्टल और दीक्षा का पूरा नाम ये है। तो दीक्षा राइज पोर्टल का क्या काम है, देखिए दोस्तों, दीक्षा राइज पोर्टल स्कूली शिक्षा को, अब ये उस समय क्या था, ये एक ऑनलाइन पोर्टल था कि बच्चे अपने घर बैठे ही शिक्षा से जुड़े रहे या अपने टीचरों से जुड़े रहे। तो कोरोना के दौरान भारत सरकार के द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल का मकसद यही था कि बच्चे ऑनलाइन अपने घर पे पढ़ाई कर पाए। ठीक है, कोरोना के दौरान अपने घर से भी बच्चे पढ़ाई कर पाए। अब राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है कि आविष्कार का मतलब ही क्या हुआ कि ये तो गणित और विज्ञान से संबंधित है। तो गणित और विज्ञान के विषयों में बच्चों की रुचि जगाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के मकसद से भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। आ गया समझ में? इसके तहत अलग अलग स्थलों पर पुस्तकें, मेले, प्रदर्शनी और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि गणित और विज्ञान में बच्चों की रुचि जगाने के लिए, उन्हें आविष्कारों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से इसमें प्रदर्शनियां, मेले, इनका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए और अन्य क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, एक बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयुक्त, एक कमिश्नर है, ये एक पद होता है राज्य आयुक्त, एक पद पर नियुक्ति की जाती है। और इस पद पर जो व्यक्ति बैठते हैं या जो कमिश्नर होते हैं, उनका मकसद क्या होता है कि जो बच्चों के अधिकार हैं उनका वो संरक्षण करते हैं। बच्चों के अधिकार के संबंध में वो सुझाव देते हैं और बच्चों के अधिकारों का जहां हनन हो रहा है वहां पर हस्तक्षेप करके उनके अधिकार सुनिश्चित करने का काम करते हैं। तो ये भी एक पहल की जा रही है। और आरटी अधिनियम 2009 के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि हर राज्य के अंदर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राज्य आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। हर राज्य के अंदर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राज्य आयुक्त या एक पद बनाया गया था, राज्य आयुक्त, है ना, स्टेट कमिश्नर। और ये काम क्या करेगा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करेगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार क्या काम कर रही है कि बच्चों को अगर स्कूल दूर है तो उन बच्चों को आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान कर रही है, यानी उनकी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं और स्कूल 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेंगे या उनकी सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। अगर बच्चा 6 से 8वीं तक है और 2 किलोमीटर से ज़्यादा उसे जाना पड़ रहा है तो उसे सहायता मिलेगी। और अगर बच्चा 9 से 12 तक पढ़ रहा है और 5 किलोमीटर से ज़्यादा उसे स्कूल में जाना पड़ रहा है तो उस बच्चे को ट्रांसपोर्ट की सुविधा, या तो सरकार ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाएगी या सरकार उन्हें वाउचर उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, वाउचर यानी उन्हें टोकन देगी जो वो बस वाले को देकर और निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। तो ये सुविधाएं दी जा रही है। कक्षा 1 से 5 है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 6 से 8 है, 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर है, और 9 से 12 है, 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर है, तो उन्हें ये एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा यूथ और इको क्लब की स्थापना की जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मकसद क्या है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना या पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों में यूथ और इको क्लब की गठन किया जाता है। इसमें लिखा हुआ भी है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से यूथ और इको क्लब का गठन स्कूलों के अंदर किया जा रहा है। फिर दूसरा एक और अभियान है स्वच्छ और हरित विद्यालय कार्यक्रम। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा स्कूल बिल्कुल साफ हो, हमारा स्कूल हरा भरा हो। इस उद्देश्य से कि स्कूल में साफ सफाई बनी रहे और स्कूल में हरियाली बने, इस स्कूल के इस पहल के पूरा करने के लिए या इस मकसद के लिए 15,000 रुपये हर स्कूल को ग्रांट दी जा रही है। प्रत्येक स्कूल को 15,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं ताकि वहाँ स्वच्छता बनी रहे और वहाँ पर स्कूल का कैंपस हरा भरा बना रहे। इस पहल को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल विद्यालयों को 15,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी इसी में ही शामिल है, यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है उस शिक्षा को अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं या उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। उस शिक्षा को लेकर क्या क्या पहल राजस्थान में चलाई जा रही थी वो हमने सारी अच्छे से कवर कर ली। इसके बाद में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 12 तक के लिए, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए कौन कौन सी पहल संपादित की जा रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की और उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की शिक्षा।
तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की और कॉलेज की शिक्षा के बीच में जो एक पुल है या सेतु है, वो जो शिक्षा होती है वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान के अंदर 17,365 स्कूल वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए जैसे हमने पहले पढ़ा था प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने योजनाएं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक क्लास के लिए या इन क्लासों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो एक पोर्टल का संचालन किया जाता है जिसका नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। देखिए ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भामाशाह अगर डोनेट करना चाहता है स्कूलों को या अगर कोई दान देना चाहता है तो वो अपने घर बैठे ही इस पोर्टल के माध्यम से, इस ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से वो डोनेट कर सकता है। यानी शिक्षा के लिए या स्कूलों को जो बच्चों के लिए डोनेट करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए एक ये पोर्टल है और यहाँ पर वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, भामाशाह, दान देता, औद्योगिक संगठनों व क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करने और विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए ये पोर्टल वर्तमान में चलाया जा रहा है। जब इस पोर्टल को आप खोलोगे ज्ञान संकल्प को, तो ये लिखी हुई भी यही बात आती है, कंट्रीब्यूट टू दियर फ्यूचर, यानी बच्चों के भविष्य के लिए आप कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इस पुरस्कार में क्या किया गया है, कक्षा 12 के अंदर, कक्षा 12 की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान अगर जो प्राप्त करती है, राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, इसके अलावा आपको पता है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, आप याद करो ये सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, साइंस के हैं। तो इन विवेकानंद स्कूलों के अंदर जो बालिकाएं प्रथम स्थानों पर आती हैं उन बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब इसका विस्तार हो चुका है, अब और भी ज़्यादा इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, केवल जो सीबीएसई की स्कूलों में कक्षा 12वीं में जो बच्चियां टॉप आती थी या विवेकानंद स्कूलों के अंदर जो बच्चियां टॉप पर आती थी उन्हीं बच्चियों को यह पुरस्कार दिया जाता था और आर्थिक समीक्षा में केवल यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है कि संपूर्ण राजस्थान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की स्थापना की गई है। जो राजस्थान की सरकारी स्कूलें हैं उन्हें अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बदल दिया गया है। उनमें से कुछ स्कूलों को, सबको नहीं बदला है, उनमें से ज़्यादातर स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बदल दिया गया है। ठीक है, और 1 से 12वीं तक पूरे के पूरे, मतलब एक कक्षा 1 में आप इंग्लिश मीडियम में जाओ, 12वीं तक आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। इन स्कूलों का नाम क्या है, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अभी जो है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जो स्कूल है उसी को ही इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे इससे कम जो जनसंख्या वाले हैं उन्हें भी धीरे धीरे चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे, चलिए अब देखिए इसके अलावा पहले हमने पढ़ा था कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देती है। उसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी सरकार क्या काम कर रही है कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जो बालिकाएं हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, देखिए कक्षा 1 से 8 तक तो सारे बच्चों को फ्री मिलेगी किताबें, चाहे वो किसी वर्ग का हो चाहे किसी भी लिंग का हो। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के केवल जो बालिकाएं हैं उनको फ्री मिलेगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा वे छात्र जो जिनके माता पिता आयकर नहीं देते हैं यानी इनकम टैक्स जिनके माता पिता नहीं दे रहे हैं, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। तो कक्षा 9 से 12 तक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क किन्हें मिलेगी, एक तो बालिकाओं को मिलेगी, एक SC और ST के बच्चों को मिलेगी, इसके अलावा उन बच्चों को मिलेगी जो जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते। जबकि कक्षा 1 से 8 तक के सारे बच्चों को निःशुल्क मिलती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है कि 21-22 या 20-21 लगातार 2020-21 से ही साइकिलों का वितरण हो रहा है कि जो भी टॉपर आती है बच्चियां उन्हें निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जाता है। और 2022 तक 6,84,000 बच्चियों को या बच्चों को साइकिलें प्रदान कर दी गई है। मुख्य रूप से ये पहले छात्राओं के लिए योजना थी और वर्तमान में इस योजना का और भी ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है। तो छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान करने के लिए 2020 से योजना शुरू की गई। वर्तमान में 6,84,000 बालिकाओं को ये साइकिलें प्रदान की जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को ट्रेनिंग देनी है,
बच्चों को ट्रेनिंग देनी है कि अगर उन्हें कोई भी ये जैसे अवैधानिक गतिविधि का पता चलता है या उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने का या इस तरह की कोई भी गतिविधि का प्रयास करता है तो उन्हें पुलिस के साथ कैसे संपर्क बनाना है, और बच्चों को पुलिस के साथ सहज बनाने के लिए, पुलिस के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुभारंभ की गई है। ये पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त योजना है और इस योजना में क्या है कि प्रशिक्षित करना है बच्चों को और उन्हें सजग नागरिक बनाना है कि अगर उनके साथ कोई ऐसी गतिविधि हो रही है या वो ऐसी गतिविधि होते देख रहे हैं तो वो पुलिस को सूचित करें। आ गया समझ में? तो पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त योजना है अवैधानिक गतिविधियों के प्रति बालकों को सजग और सचेत करने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में सामुदायिक बाल सभा। सामुदायिक बाल सभा क्या होती है कि बच्चों को बैठा कर एक साथ वहां पर बाल सभा की जाती है और 2019 से ये शुरू कर दी गई है। आगे हम देखते हैं साक्षरता व सतत शिक्षा के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो देखिए 15 वर्ष या उससे अधिक बच्चों को, 15 वर्ष या उससे अधिक के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए एक शिक्षा निदेशालय वर्तमान में हमारे प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। तो इसका नाम भी क्या है? सतत साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय। हमने देख लिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तो जिम्मेदारी है सरकार की और ये उनका अधिकार है, लेकिन इससे ऊपर की जो उम्र के व्यक्ति हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनकी उम्र निकल गई है, 15 साल के हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय काम करता है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय क्या काम करता है, तो 15 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो निरक्षर व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं उन्हें पढ़ाने के लिए ये काम करता है। और इसके द्वारा कौन कौन सी 2-3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, तो हम देखते हैं सबसे पहले नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से चलाया गया था और इसका मकसद ही क्या है कि ऐसे बालक बालिकाएं जो 15 साल तक भी निरक्षर हैं उन्हें अब साक्षर बनाने के लिए ये पहल या ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ऐसे व्यक्ति जो 15 साल के हैं, निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर बनाने के लिए 1 अप्रैल 2022 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी पुस्तकालय अध्ययन कक्ष। देखिए महात्मा गांधी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि महात्मा गांधी की सोच का दायरा कितना बड़ा था। वर्तमान में भी जो हम समस्याएं देख रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, उन समस्याओं का समाधान लगभग उस गांधीवाद के या गांधी के विचारों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो महात्मा गांधी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जनता के अंदर उनके विचारों को लेकर जागरूकता प्रदान करने के लिए और महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो ग्रास रूट लेवल पर प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। एक लाइब्रेरी होगी जहां पर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं या उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली जितने भी प्रकार के पत्रिकाएं हैं वो सारी वहां पर अवेलेबल होंगी। तो वहां के व्यक्ति आएंगे और वो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और ये बनाए भी जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि लोगों में पढ़ने की हैबिट जगाना और दूसरा महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना। इसके बाद में महिला शिक्षण विहार। देखिए महिला शिक्षण विहार क्या होते हैं, एक पूरा का पूरा कैंपस होता है जो यहाँ पर स्कूल होगी महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर उनके लिए हॉस्टल होगा और यहाँ पर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा एक कैंपस होता है, उसमें 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं को रखा जाता है और इन महिलाओं क्या किया जाता है, एक तो शिक्षा प्रदान की जाती है, दूसरा इन्हें आवास प्रदान किया जाता है और तीसरा इन्हें स्किल डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो आप देखो महिला शिक्षण विभाग, और इसमें किस महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए जो एकल महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, आदिवासी महिला हैं या वंचित समूह की महिला हैं। तो अगर हम इसे वापस समराइज करें कि महिला शिक्षण विहार क्या है, तो जो एकल महिलाएं हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, आदिवासी महिलाएं हैं या विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए एक ही स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो और व्यवसायिक कौशल की व्यवस्था हो। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक तो वहां पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी, फिर उन्हें आवास या रहने की जगह भी उपलब्ध करवाई जाएगी और फिर उन्हें स्किल भी दी जाएगी। तो ये तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपलब्ध किन्हें करवानी है, केवल महिलाओं को। महिलाएं भी किसकी, 15 से 30 उम्र की, 15 से 30 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, और महिलाएं या तो एकल महिला हो, आदिवासी या वंचित समूह की महिलाओं को एक ही जगह पर शिक्षा, आवास और तीसरा स्किल, ये तीनों उपलब्ध करवाने के लिए महिला शिक्षण विहारों की स्थापना की गई है।
ठीक है, तो शिक्षा में हमने ये पढ़ लिया, माध्यमिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये उच्च शिक्षा के बारे में, तो ये हम जानेंगे। और इसके लिए अब आज की मुझे लगता है क्लास पर्याप्त है। अब अगली क्लास के अंदर ये जो मैंने पहले कहा था ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसे हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज का पहला पार्ट हम यहीं पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो शिक्षा का बचा हुआ सेक्शन है वो, और उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो सारा सेकंड पार्ट के अंदर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, उम्मीद है आप सबके लिए बहुत यूजफुल क्लासें होंगी। आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।